ग्राउंड जीरो से हमारे रिपोर्टर्स सचिन चौधरी इस वक्त मुंबई से जुड़ चुके हैं, राजेश कुमार जुड़ चुके हैं और दिनेश मौर्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले मैं वरिष्ठ पत्रकारों के पास जाऊं। ग्राउंड जीरो से हमारे रिपोर्टर्स जो हैं अंदर की खबरें, सूत्रों के हवाले से खबरें, ग्राउंड जीरो से वोटिंग के बाद की क्या कुछ खबरें लेकर आ रहे हैं। सचिन, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। किस पार्टी के क्या दावे हैं, अपना अपना इंटरनल सर्वे रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं? बिल्कुल जी बिल्कुल, देखिए महाराष्ट्र में कांटे की टक्कर है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। जिस तरह से एग्जिट पोल के दावे जो है वो गलत साबित हुए थे, चाहे लोकसभा की बात करें या हरियाणा की करें, लेकिन जो भी पॉलिटिकल पंडित है उनके लिए चुनौती है। बीजेपी का यह असेसमेंट है कि उन्हें लोवेस्ट जो है करीबन 70 तक सीटें मिल सकती है, लेकिन अगर अंडर करंट काम कर गया, जिस तरह से उन्होंने माइक्रो प्लानिंग की थी और जिस तरह से लाडली बहन योजना और बाकी योजना वो जनता तक लेके गए, और ये दावा किया गया कि अगर डबल इंजन की सरकार नहीं आएगी तो पहले 2.5 वर्ष में जिस तरह से उद्धव सरकार ने काम किया, रोड़ा अटकाया, वो दिक्कतें होगी, योजनाएं बंद हो जाएगी, इसका असर उन्होंने दिखाया। उसके अलावा इस बार संविधान का मुद्दा जो है उल्टा कांग्रेस पर उल्टाने की कोशिश की गई। राहुल गांधी का चाहे अमेरिका में दिया बयान हो, नाना पटोले के बयान हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर एक तरह से ग्राउंड लेवल पर काम किया गया और इसके वजह से उनका ये कहना है कि यह अंडर करंट अगर काम कर गया तो बीजेपी की सीटें 100 या उससे पार भी जा सकती है। ऐसे में बीजेपी की सीटें जो है 70 से 105 तक जा सकती है, यह उनका लोएस्ट से हाईएस्ट अनुमान है। इसके अलावा शिंदे शिवसेना की सीटें करीबन 30 से 35 के या 40 तक भी जा सकती है, और अजित पवार सबसे लोएस्ट और कमजोर कड़ी जो है महायुति में साबित होंगे, उनको 12 से 20 के बीच में सीटें मिलती नजर आ रही है। लेकिन उनका कहना है कि जो इस तरह से निर्दलीय और बाकी छोटे दल है उनको साथ मिलाकर कहीं ना कहीं वो बहुमत का आंकड़ा पार कर लेंगे, और जो पिछले 4 महीने में एक एंटी इनकम्बेंसी और निगेटिव वातावरण था, माहौल था महायुति के खिलाफ में, उसको कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की गई है, और इसी कारण बीजेपी पूरी तरह से फाइट में आ रही है। और उनका कहना है कि अगर अंडर करंट काम कर गया तो बीजेपी सरकार भी बना लेगी। चलिए, अंडर करंट 4 महीनों में ऐसा क्या अंडर करंट डेवलप हुआ है, क्या रीजन रहे हैं उसके, और कौन से रीजन में वो अंडर करंट जो है काम करता हो दिखेगा? क्या ये अंडर करंट किसानों का गुस्सा भी शांत कर पाएगा, मराठा आरक्षण को भी नलिफाई कर पाएगा? यही समझते हैं वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस वक्त सुधीर जी भी हैं। सुधीर जी, बीजेपी का इंटरनल असेसमेंट तो पूर्ण बहुमत की सरकार और उनको एकदम छप्पर फाड़ वोट दिलाता हुआ नजर आ रहा है, आप क्या कहेंगे? देखो, हर एक का एक उनका खुद का असेसमेंट रहता है, इंटरनल स्टडी रहते हैं उनके पास, तो ज्यादा साधन सामग्री भी है, सेपोलॉजिस्ट है, सब लोग उनके पास है, तो उनका खुद का एक असेसमेंट होगा। लेकिन मुझे लगता है कि मैं भी ग्राउंड पे बहुत जगह पे घुमा हूँ महाराष्ट्र में, तो मेरा आकलन अलग अलग एरिया में अलग अलग तरीके से है। जी। जैसे हम विदर्भ की बात करते हैं, विदर्भ हमेशा कांग्रेस का एक जमाने में बहुत बड़ा गढ़ रहा है, लेकिन 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने वो गढ़ अपने ताबे में, देवेंद्र फडणवीस हो और नितिन गडकरी हो, उन्होंने ताबे में ले लिया। लेकिन जैसे लोकसभा के जो रिजल्ट हम देखते हैं, उसको टेम्पलेट के देखते हुए ऐसा लगता है कि कांग्रेस के पास जो गढ़ है वो वापस आ गया है। उसके एक मूल आधार है कि जो कांग्रेस की जो ट्रेडिशनल वोट बैंक थी, दलित, मुस्लिम एंड आदिवासी, एंड उसको डीएमके और एआईडीएमके फैक्टर भी कहते हैं विदर्भ में, उसके साथ में आदिवासी भी आ जाता है, कुणबी में आ जाता है, तो एक बड़ा तबका उनके साथ में आ गया। इसलिए कांग्रेस जो एक सीट की पार्टी थी 2019 में, उसको 13 सीटें मिले और विदर्भ में सबसे ज्यादा सीटें मिले। वैसे ही जब हम आगे आते हैं मराठवाड़ा में, वहां पे एमएमडी नाम का एक बड़ा फैक्टर है, मराठा, मुस्लिम एंड दलित, और उसके बाद में उसको जो फ्लेवर मिलता है वो सोयाबीन वाला किसान का मिलता है, उसको फ्लेवर मिलता है कपास वाला किसान का मिलता है, उसके बाद में मनोज जरंगे पाटिल का एक फ्लेवर मिलता है, एक मराठा का। तो मुझे लगता है कि वो उसके वजह से भारतीय जनता पार्टी के मराठवाड़ा रीजन में लोकसभा में कंप्लीट वॉश आउट हो गई थी, एक भी सीट उनकी आई थी। बाकायदा शिंदे सेना की एक सीट आई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो पूरे मराठवाड़ा में वॉश आउट हो गई थी। उसके बाद में जो रीजन है, जिसे हम खानदेश और नॉर्थ महाराष्ट्र कहते हैं, बीजेपी का गढ़ रहा करता था, वहां पे भी मुझे ऐसा लगता है कि जो आदिवासी है उनमें एक तरह से एक परसेप्शन और एक न्यूज ऐसी चली गई, क्योंकि ये सरकार आने के बाद में जो धनगर कम्युनिटी उनको एसटी रिजर्व में डाला जाएगा, इसलिए नंदुरबार में जो बीजेपी का कुछ गढ़ था, कुछ लोग चुन सकते थे, वहां पे बीजेपी मुझे लगता है वॉश आउट के ऑन हो सकती है। उसकी वजह से जो एसटी रिजर्व सीट है वहां पे भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा सेटबैक लगने की संभावना मुझे लगती है, क्योंकि वो मुद्दा काफी हावी रहा है वो कम्युनिटी में। उसके बाद में
हम जब वेस्टर्न महाराष्ट्र में आते हैं, वेस्टर्न महाराष्ट्र शरद पवार का गढ़ है, लेकिन वहां पे भारतीय जनता पार्टी ने 80-80 फाइट दी है, तो वहां पे 50-50 और थोड़ा बहुत एक जाए तो महाविकास को जा सकता है, लेकिन महायुति ने अच्छी फाइट की है। कोंकण में मुझे लगता है तो जो एज है वो महायुति के तरफ ज्यादा लगता है, क्योंकि वहां पे शिंदे के एकदम स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, सुनील तटकरे भी है, तो उससे नारायण राणे भी, उसके लिए लगता है कि कोंकण महायुति की तरफ जा सकता है। बाद में रहा हुआ जो पार्ट है बंबई और एमएमआर, जिसको हम रीजन कहते हैं, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन, उसमें भी दो पार्ट है, एक शिंदे वाला पार्ट और एक ठाकरे वाला पार्ट। एक ठाना शिंदे और दूसरा है मुंबई और ठाकरे वाला पार्ट। शिंदे वाला पार्ट में शिंदे सेना ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी, बीजेपी अच्छा परफॉर्म करेगी, लेकिन जब हम मुंबई में जाते हैं तो वहां पे एमएम नाम का एक फैक्टर है, मुस्लिम एंड मराठी, वो एक मामू फैक्टर भी कहते हैं, वो फैक्टर अच्छी खासी पकड़ कर सकता है। और मुंबई में सबसे बड़ा मुद्दा था अदानी और धारावी का। धारावी एक बहुत बड़ा मुद्दा है मुंबई में, क्योंकि मुंबई में जो रहने वाला आदमी है, जो छोटे मकान में रहता है, उसका मकान रीडेवलप होने वाला है, उसको पक्का घर चाहिए और बड़ा चाहिए। इसलिए जिस तरह से अदानी को जमीन दी गई, जिस तरह से अदानी को सब चीजें गई, ये भी बहुत बड़ा मसला मुंबई के लोगों में, उनको लगता है कि हमको बड़ा मकान मिलना चाहिए, अदानी जैसा नहीं मिलना चाहिए, तो वो भी एक बड़ा असर इस यहाँ पे कर सकता है, जिसको उद्धव लगातार उठाते भी रहे अपने तमाम भाषणों में और बहुत जोर शोर से उठाया। एक लाइन जोड़ना चाहता हूँ, और जो जिस तरह से राज ठाकरे का एमएनएस फैक्टर यहाँ पे, वो मुझे लगता है कि वो शिंदे सेना की वोट बैंक में सेंध लगा रहा है। शिंदे, राज ठाकरे और बीजेपी और उद्धव ठाकरे, उनकी एक ही वोट बैंक है, मराठा हिंदुत्व की तरफ झुकने वाली, लेकिन उनको एड ऑन फैक्टर नहीं है। दूसरी तरफ आप देखेंगे उद्धव ठाकरे का एड ऑन फैक्टर मिलता है कांग्रेस का, वो मुस्लिम दलित वोट का, उनको शरद पवार की वजह से मराठा नाम का एक एड ऑन फैक्टर मिलता है, तो वो एड ऑन फैक्टर दूसरी तरफ नहीं है। मुझे लगता है कि मुंबई में एक ठीक तरह से थोड़ा बहुत ये महाविकास आघाड़ी को रह सकता है।